जो अपना डैशबोर्ड रहेगा वो कॉल सेंटर के डेटा के अराउंड हम लोग बिल्ड करने का ट्राई करेंगे। ये अपना डेटा सेट है जहाँ पर हम पहले सारे के सारे वैल्यूज डेटा के अंदर एग्जैक्टली क्या है वो सब देख लेते हैं। ये शीट 2 डिलीट। यहाँ पर कुछ कॉलम्स है जैसे कि कॉल आईडी है, प्राइमरी की है अपने कॉलम का डेटा का। फिर एजेंट, यहाँ पर कॉल सेंटर में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके नाम है। फिर कॉल किस दिन पे आया था वो डेट है यहाँ पे। कॉल कितने बजे आया था उस कॉल का टॉपिक क्या था उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। टोटल शायद से 5 ही टॉपिक्स है। फिर कॉल जो आया था वो उठाया था या नहीं उठाया था वो यहाँ पर लिखा है। वाई का मतलब उठाया था, एन का मतलब नहीं उठाया था। फिर रिजॉल्व का क्या मतलब है कि जो भी इशू था क्या वो इशू रिजॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था। वाई का मतलब हाँ हुआ था, एन का मतलब नहीं हुआ था। फिर स्पीड ऑफ आंसर इन सेकंड्स मतलब कॉल उठाने को कितने सेकंड लगे सामने वाले एजेंट को। फिर आता है एवरेज कॉल ड्यूरेशन मतलब ये कॉल पर्टिकुलरली कितने मिनट तक चला। और यहाँ पर सेकंड्स मतलब वही कितने सेकंड्स तक चला। और फिर उस पर्टिकुलर कॉल के लिए हर एजेंट को कितना रेटिंग मिला। तो फर्स्ट वाले एजेंट को फर्स्ट कॉल के लिए 2 रेटिंग मिला था, फिर सेकंड वाले को 5 रेटिंग मिला था। आउट ऑफ 5 ही रेटिंग है ये। तो ये अपने पास डेटा है, इसके रिगार्डिंग हमें एक डैशबोर्ड बिल्ड करना है। तो अभी सबसे पहले मैंने ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हैं। फिर सीएसवी फाइल, डेस्कटॉप या एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल है तो और करते हैं एंड कॉल सेंटर डेटा सेट ओपन। सो पहले थोड़े बहुत हम लोग क्लीनिंग कर लेंगे, जो भी क्लीनिंग थोड़े बहुत रिक्वायर्ड है वो। शीट 1 को पहले नाम दे देते हैं कॉल सेंटर। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अपना, या फिर सबसे पहले हम देखते हैं कुछ भी यहाँ पर डुप्लीकेट है क्या। डुप्लीकेट कुछ भी नहीं है। फिर क्या यहाँ पर कोई एरर है। कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट देख कर लेते हैं। यहाँ पर एरर्स एरर्स भी नहीं है। तो मतलब ठीक ठाक है अपना डेटा, ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एजेंट टेक्स्ट डेटा होना चाहिए, सही है। डेट डेट की तरह ही है। ये जो डेट जो टाइम है ये डेट टाइम में आ गया, तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ टाइम कर लेते हैं। ऐड न्यू स्टेप। तो यहाँ पर ये अपना टाइम में कन्वर्ट हो गया। टॉपिक टेक्स्ट चलेगा। आंसर्ड बाय एन, रिजॉल्व्ड बाय एन चलेगा। ये भी ये काम करते हैं। यहाँ पर वाई के जगह पे हम 1 कर देते हैं और एन के जगह पे 0 कर देते हैं। या फिर एक सिमिलर ऐसे ही कॉलम क्रिएट कर लेते हैं आंसर्ड एंड रिजॉल्व के लिए। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम क्या करेंगे। हाँ लेकिन मुझे y के जगह पे 1 होना चाहिए, n के जगह पे 0 होना चाहिए। रिप्लेस करके तो उसी कॉलम में चेंज होगा। कस्टम कॉलम कौन सा, वो ये वाला। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे। आंसर्ड वाला, ठीक है आंसर। हाँ आगे। हाँ जो स्क्रीन शेयर ही नहीं किया मैंने। विजिबल है ना, हाँ। अब बताओ, हमें एक नया कॉलम ऐड करना है जहां पर जहां जहां पे y है वहां पर 1 आना चाहिए, जहां पर नो है जहां पर n है वहां पे 0 आना चाहिए। तो कौन सा वाला यहाँ पर ऑप्शन यूज करोगे। रिप्लेस करने से नया कॉलम ऐड नहीं होगा। न्यू कॉलम यहाँ पर
कहाँ पर ऑप्शन? कस्टम कॉलम। ये वाला? क्या करोगे सोच के बताओ, कंडीशनल कॉलम यूज कैसे करोगे अगर कंडीशनल कॉलम यूज करना है तो? कंडीशनल नहीं कर। कॉल आंसर्ड दिख रहा है ना? हम्म। आंसर्ड वाई एन, अगर यहाँ पर वैल्यू वाई आता है तो इसको तो हमें आउटपुट 1 देना है, और एक और एल्स 0। जी हाँ। ठीक है। देखते हैं। अब ये अपना टेक्स्ट है तो यहाँ पे एंटर वैल्यू सही है, तो एक बार चेक करके देखते हैं है ना यहाँ पे कॉल आंसर। अगर मैं लोड मोर करके नो के लिए देखता हूँ, नो के लिए 0 है और बाकी वाई के लिए 1 है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। दूसरे कॉलम के लिए देखते हैं। अब रिजॉल्व के लिए भी सेम ही चीज करनी है। क्या करना है? कंडीशनल कॉलम में जाना है। पहले हम जो फिल्टर अप्लाई हुआ है वो हटा देते हैं। कंडीशनल कॉलम पे जाना है। अपना कॉलम का नाम क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इशू रिजॉल्व। ठीक है, कॉलम कौन से कॉलम के बेसिस पे ये नया कॉलम क्रिएट करना है? रिजॉल्व के बेसिस पे। अगर रिजॉल्व में वाई आता है तो मुझे देना है 1, और अदरवाइज 0। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर अपना डेटा हो गया। यहाँ पर रिजॉल्व में जाके देख लेते हैं। जहां पर वाई है वहां पे पूरा डेटा अपना 1 से भरा है, सिर्फ 1 ही है। अगर यहाँ पर भी मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, व्यू कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम पर हाँ, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप अब चेंज नहीं हुआ है। डेटा टाइप हमें होल नंबर करना है पहले। यहाँ पर भी होल नंबर्स। अब यहाँ पर आ गया, ये सारे के सारे मेरे एक ही वैल्यू 1। ठीक है, 0 यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई किया था, यस वाला। तो अब जैसे मैं ये फिल्टर हटाता हूँ, यहाँ पर भी एंटायर डेटा सेट, यहाँ पर सारे 1 तो नहीं होने चाहिए। जीरो भी फिर से देखते हैं। हाँ, शायद से रिफ्रेश प्रीव्यू करते हैं एक बार। यहाँ पर सिर्फ 1 ही आ रहा है, बट यहाँ पर 0 है। शायद वो 0 को एज अ 0 वैल्यू कंसिडर कर रहा है, तो इसीलिए काउंट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विजिबल है कुछ कुछ जगह पे, यहाँ पर जीरोस भी है। सो अगर हम सिर्फ 0 देखें तो यहाँ पर 0 वाला भी डेटा है। ठीक है, और ये 0 कब होगा? जब अपने रिजॉल्व कॉलम में n आएगा। ठीक है, उसी टाइम अपना जो इश्यूज रिजॉल्व कॉलम है वहां पर 0 आ रहा है। तो अभी डेटा टाइप देख लेते हैं एक बार। ये डेटा टाइप सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर एवरेज स्टॉक ड्यूरेशन, इसका होना चाहिए ड्यूरेशन। एरर, वी कुड नॉट कन्वर्ट। ठीक है, ये भी चेंज करते हैं थोड़ा। यहाँ पर इसको बनाते हैं टाइम, टाइम से इसे कन्वर्ट करते हैं ड्यूरेशन में। डिटेक्ट डेटा टाइप से ही तो गलत हो रहा है। अभी यहाँ पर देखो, ये वाला एरर आ रहा है कि ये जो ड्यूरेशन का टाइम था, मतलब यहाँ पर 7 मिनट्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो डेट टाइम में आ रहा है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करना है इनटू मिनट्स। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म में टाइम, टाइम में जाके क्या करोगे? अगर मैं मिनट करता हूँ, सेकंड करता हूँ, तो फिर सेकंड्स ही आएंगे, तो जीरोस ही आएंगे। सेकंड वाला जी बगल में है, मिनट का। तो इससे तो मिनट्स ही निकलेंगे, सिर्फ सिर्फ मिनट्स निकले। लेकिन यहाँ पर जो था
सेकंड में तो 6 मिनट्स एंड 59 59 सेकेंड्स था। तो और यहाँ पर क्या बन गया, वो 6 ही बन गया, मेरे को 6 नहीं चाहिए था लेकिन 6 6 मिनट्स एंड 59 59 सेकेंड्स चाहिए था। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कॉलम में जाके अलग अलग फेच कर सकते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ से फेच करूंगा सिर्फ और सिर्फ मिनट को, वो उसका नया कॉलम बनाऊंगा मिनट्स नाम से, और एक फेच करूंगा सिर्फ सेकंड्स को और उसका एक नया कॉलम बनाऊंगा सेकंड्स नाम से, और फिर दोनों को मर्ज करके दोनों को यूज करके एक नया कॉलम बनाऊंगा जहां पर मिनट्स में डेटा स्टोर्ड होगा। लेकिन ये सब करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले पर्टिकुलर कॉलम से क्या पता चल रहा है कि 7 मिनट्स 7 मिनट्स 7 मिनट्स, यहाँ पर 6 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स, यहाँ पर 6 मिनट एंड 57 सेकेंड्स। लेकिन ऑलरेडी जो ओवरऑल सेकंड्स है वो यहाँ पर कॉलम है मेरे पास। तो अगर मुझे यही डेटा मिनट्स में देखना है तो मैं यहाँ डिवाइड बाय 60 करके मुझे मिनट्स में भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज करने की मुझे जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर कॉलम ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेम डेटा ये वाला कॉलम भी बता रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाके रिमूव, ये एक्सट्रैक्टेड मिनट हटाना है और फिर इसे रिमूव। तो अभी हमारे पास बचा है कॉल आईडी, एजेंट, डेट, टाइम, टॉपिक, आंसर्ड, रिजॉल्व, स्पीड ऑफ आंसर इन सेकेंड्स, सेटिस्फैक्शन रेटिंग, कॉल आंसर्ड एंड इश्यूज रिजॉल्व। बस इनका डेटा टाइप अगेन होल नंबर्स, इसका भी होल नंबर। होल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, हमने बस यहाँ से जो डेट एंड टाइम था उसको सिर्फ टाइम में कन्वर्ट किया, और आंसर्ड एंड रिजॉल्व के जो भी कॉलम्स थे उनको 1 और 0 में कन्वर्ट करके एक नए कॉलम्स ऐड किए। क्लियर है यहाँ तक? अब हम करते हैं इसको लोड। तो अब हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। क्लियर है, डेटा आ चुका है। यहाँ पर डेटा मॉडल मॉडल व्यू में जाओगे फिर भी यहाँ पर अपना डेटा आ चुका है। हम चाहे तो अपना जो कॉल आईडी था, कॉल आईडी कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉल आईडी को हम बना सकते हैं एज ए प्राइमरी की। वो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर की कॉलम में जाके प्राइमरी कॉल आईडी। कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जब भी डेटा लोड करोगे, जब भी हमें पावर बीआई का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, दो चीजें हैं। सबसे पहले डेटा क्लीन करना है, वो हमारा हो चुका है, डेटा क्लीन करके हो चुका है। डेटा प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, डेटा मॉडलिंग के लिए एक से ज्यादा टेबल्स होने चाहिए, यहाँ पर एक ही टेबल है, तो डेटा मॉडलिंग यहाँ पर ज्यादा हम कर नहीं सकते। और थर्ड ये होता है कि अगर तुम्हारे पास डेट का कोई भी कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट जब तुम लोग डेटा ऐड करोगे, लोड करोगे, तो तुम्हें डेट ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा बस उसके सामने सिंबल आना चाहिए। तुम्हें डेट ऐसे दिखेगा। यहाँ पर ऐसे एक्सपांड का ऑप्शन होगा, और इसको एक्सपांड करने से तुम्हें डेट हायरार्की मिलेगा कि ईयर अलग से, क्वार्टर अलग से, मंथ अलग से, डे अलग से। लेकिन कभी भी ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये ऑन नहीं करना होता है। ऑटो डेट टाइम हमेशा ऑफ रखना है तुम्हें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे डेटा डुप्लीकेट्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कॉलम में, मेरे फाइल में अगर 3-4 डेट्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, डिलीवरी डेट है, शिपिंग डेट है, ठीक है, 4 डेट्स की कॉलम है, तो उससे इश्यू क्या होता है कि पावर बीआई अगर मैंने खुद से ही एक अलग से टेबल बना के नहीं रखा डेट के लिए, तो इन चारों के लिए अलग से बैकएंड में टेबल बनाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर क्या है कि हम ऑटो डेट टाइम ऑफ करेंगे और एक खुद का ही मैन्युअली डेट टेबल बनाएंगे। हमेशा अगर तुम्हारे टेबल में, तुम्हारे डेटा में अगर कोई भी एक डेट का कॉलम है, तो वो ऑटो डेट टाइम ऑफ करना है और खुद से ही एक पूरा का पूरा डेट टेबल क्रिएट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर से हमें कहा जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग सेटिंग्स, ऑप्शंस, डेटा लोड, यहाँ पर ऑटो डेट टाइम ऑफ। अब ये करंट फाइल के लिए, क्योंकि मेरे इस वाले फाइल में मुझे ऑफ करना है। अगर तुम्हें ओवरऑल जितने भी फाइल्स ओपन करोगे इन फ्यूचर भी वहां पर ऑफ ही रखना है, तो तुम्हें ग्लोबल में जाना है। ग्लोबल में भी सेम डेटा लोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके
टाइम इंटेलिजेंस, यहाँ पर ऑटो डेट टाइम है, ये भी अनबॉक्स चेक बॉक्स को अनसिलेक्ट करके ही रखो। क्लियर है? ओके करते हैं। तो अभी यहाँ पर वो हायरार्की क्लोज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें डेट टेबल क्रिएट करना है। तो डेट टेबल क्रिएट करने के क्या वेज है? टैग से कैसे डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं? हेड कॉलम कितना? नहीं, कौन सा ऐसे डैक्स क्वेरी था जिससे कि ऑटो डेट, डेट ऑटो करके नहीं, और एक सेकंड, कैलेंडर ऑटो करके था, कैलेंडर ऑटो, हाँ जहां वो से ऑटोमेटिकली होता है, या फिर कैलेंडर यूज कर सकते हो। अब कैलेंडर यूज करके हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट पास करना पड़ेगा। अब एक्चुअली ना, इसके लिए हमेशा तुम्हें कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कोड है जो कि तुम हर बार यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी कॉल सेंटर पे डैशबोर्ड बना चुका हूँ। तो उसी में मैंने जब डेट टेबल ऐड किया था, या फिर इन फ्यूचर तुम भी जब भी डेट टेबल ऐड करोगे, तो ये सेम कोड बस तुम्हें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्योंकि हमेशा वो पर्टिकुलर चीज तुम्हें क्रिएट करनी ही करनी है। तो यहाँ पर अपना डेट टेबल है, तो ये अपना कोड है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पहले हम एक बना लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, और मेन फाइल में जाके बस पेस्ट। कैलेंडर ऑटो भी तो नहीं चलेगा। कैलेंडर ऑटो करने से सिर्फ डेट मिलेगा, लेकिन अगर मुझे ईयर अलग से चाहिए, मंथ अलग से चाहिए, तो यही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ऐड कॉलम्स यूज किया। अब ऐड कॉलम्स का यूज मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर का डेटा नहीं चाहिए था। अब जो ये जो मैं कैलेंडर यूज कर रहा हूँ, ऐड कॉलम्स अगर मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पर एरर आने का ये वजह है कि वहां उस फाइल में मेरे टेबल का नाम कुछ और था। कॉल सेंटर। यहाँ पर मुझे लिखना है कॉल अंडरस्कोर सेंटर। यहाँ पे भी सेम, कॉल अंडरस्कोर सेंटर। तो ये पर्टिकुलर कोड पर एजेंट आ गया। ये अगर मैं कोड रन करता हूं, तो इससे क्या मिलेगा? जो भी मिनिमम डेट था, लोएस्ट डेट था, वहां से लेके जो भी हाईएस्ट डेट था, उतना सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। कि मेरा जो अभी ये कॉल सेंटर का डेटा है, वहां पर लोएस्ट डेट अगर देखोगे, तो 1 जनवरी 2021 है। एंड हाईएस्ट डेट कौन सा है? अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग करता हूँ, 31 मार्च 2021। 3 मंथ का डेटा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो मुझे कैलेंडर में जो भी मेरा डेट टेबल होगा, वहां पर भी बस 3 ही मंथ का डेटा होना चाहिए, एक 1 जन से लेके 31 मार्च तक का। तो वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, क्योंकि मिनिमम में क्या मिला मुझे? 1 जन मिला। मैक्सिमम में क्या मिला मुझे? 31 मार्च मिला, और उससे एक कॉलम बन गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसी का यूज करके एक मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करना है। मतलब मुझे डेट ऐड करना है, डेट नहीं सॉरी, ईयर कौन सा है वो ऐड करना है, मंथ कौन सा है वो ऐड करना है, क्वार्टर कौन सा है वो ऐड करना है, फिर डे ऑफ वीक कौन सा है, क्या वो वीकेंड है या फिर वीकडेज है, वो सब चीजें ऐड करनी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं ऐड कॉलम्स। तो ऐड कॉलम्स का काम क्या होता है कि ओरिजिनल जो कॉलम है, या फिर ओरिजिनल जो टेबल है, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने का काम करते हैं बाय यूजिंग ऐड कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर अगर देखें, ये अपना जो कोड है, यहाँ पर बस मुझे फिर से एक बार कॉल सेंटर। कॉल सेंटर करना है, यहाँ पर भी कॉल सेंटर करना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ईयर फेच करने के लिए ईयर यूज किया है, जो हमने डेट एंड टाइम फंक्शंस में देखा था। मंथ फेच करने के लिए मंथ, डे फेच करने के लिए डे, क्वार्टर फेच करने के लिए क्वार्टर। फिर मुझे मंथ का नंबर भी चाहिए था और मंथ का नाम भी चाहिए था, जैन फेब मार्च ऐसे। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट यूज किया और एमएमएम यूज किया। फिर डे नेम मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वो भी चाहिए था, उसके लिए मैंने अगेन फॉर्मेट यूज किया एंड डीडीडी यूज किया। फिर वीकडे है या नहीं है वो पता करने के लिए यहाँ पर नंबर। नंबर लिख दिया मैंने, वीकडे। वो वीक डे का नंबर बताएगा कि एग्जैक्टली
वन फर्स्ट से सेकंड लेके थर्ड। 6 तक 7 तक कौन सा वाला डेट आ रहा है वो। फिर स्विच का काम क्या कर रहा है कि मैं यहाँ पे वीकेंड या फिर वीकडे वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्विच के लिए क्या लिखा है कि वीकडे वाला कॉलम यूज करना है, और फिर अगर उसका आंसर वन हुआ फिर भी वन ही आएगा, सेवन हुआ फिर भी वन ही आएगा, और अदरवाइज जीरो आएगा। मतलब इन शॉर्ट क्या, ये रन करता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा। यहाँ पर मैंने वीकडे नम निकाला। वीकडे नम क्या बता रहा है, वन आई गेस संडे है एंड सेवन अपना सैटरडे। सो वन से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सारे के सारे नंबर्स है। और स्विच से मैंने क्या किया, इफ एल्स का लॉजिक लगाया कि अगर वीकडे नम उसका वन आता है फिर भी मुझे रिटर्न क्या करना है, वन करना है। वीकडे नम अगर मेरा सेवन आता है फिर भी मुझे रिटर्न क्या करना है, वन करना है। और 2 3 4 5 6 इस सब के लिए क्या करना है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वीकेंड जहां पर है वहां पर वन है, जहां पर वीकडेज है वहां पर जीरो है। क्लियर है यहाँ तक। ये अपना डेट टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, डेट एंड टाइम हटा के सिर्फ डेट करना है। क्लियर है। फिर ये होने के बाद टेबल टूल्स में जाना है और मार्क एज अ डेट टेबल ऑन करो। डेट का कॉलम कौन सा, अपना डेट वाला। वैलिडेटेड सक्सेसफुली, सेव। क्लियर है। इतनी चीजें हमारी हो चुकी है। ये अपना ओरिजिनल डेटा है उसको हमने क्लीन करके प्रोसेस किया। ये अपना डेट टेबल है उसको हमने एज अ डेट टेबल भी शिफ्ट कर दिया। और फिर अगर हम लोग जाते हैं डेटा मॉडलिंग में, अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टाइम वाइज ट्रेंड देखने जाऊंगा, अगर मुझे एक लाइन चार्ट बनाना है जहां पर मुझे मे बी मंथ। मंथ वाइज डेटा देखना है, मंथ और सेटिस्फेक्शन रेटिंग, हर मंथ में कितना सेटिस्फेक्शन रेटिंग मिला है वो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये डालता हूँ। तो यहाँ पे सबके लिए ब्लैंक फ्लैट लाइन आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेटा मॉडलिंग हुआ नहीं है। जैसे ही हम लोग डेटा मॉडलिंग कर लेते हैं, डेट डेट हाँ और डेट, सेव। मैनी टू वन रिलेशनशिप बन रहा है अपना, चलेगा। इशू नहीं है। इशू कब होता है, जब जब वो ब्रिज बनता है। नहीं, वन वन टू वन मैनी टू नहीं, मैनी टू मेनी मैनी टू मेनी को इशू होता है। ठीक है, मेनी टू मेनी अगर हुआ तो तो हम फिर ब्रिज टेबल बनाते हैं। ब्रिज ठीक है, तो मेनी टू मेनी नहीं बन रहा है तो हमने यहाँ पर अच्छे से क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अपना एक डेट टेबल है टेबल डायमेंशन। और यहाँ पर अपना कॉल सेंटर का अपना मेन डेटा सेट वो भी प्रेजेंट है। तो अब देखोगे डेटा चेंज हुआ, फिल्टर हुआ, मतलब कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है या फिर डैशबोर्ड है जो कि मैंने पहले से बना के रखा है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जब तुम्हारे पास एक नया डेटा आता है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है डेटा के साथ, पूरे ब्लैंक बैठने से अच्छा है कि या तो तुम किसी एआई टूल से ही पूछ लो कि हमें किस टाइप के चार्ट्स बनाने, कौन से टाइप का डेटा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है, वो बस तुम्हें किसी भी एआई टूल में डाल देना है। अगर पावर भी है तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ पर मैंने बोला है कि हमें किस वे से आंसर मिलना चाहिए, कि हर हमें मल्टी पेज का रिपोर्ट बनाना है या फिर सिंगल पेज का रिपोर्ट बनाना है। डेटा के बेसिस पे हमें कौन से टाइप के चार्ट्स यूज करने हैं। मल्टीपल पेजेस होंगे तो हर एक पेज का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, मेरे मेन रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख के रखी है। तुम्हें बस क्या करना है, ये जो भी प्रॉम्प्ट है वो किसी भी एआई टूल में जाओ। अब वो कोई भी एआई टूल हो सकता है, क्लॉड यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, डीप सीक यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें बस ये पर्टिकुलर डेटा पास करना है जो भी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है वो। एंड एक्स्ट्रा डेटा क्या पास करना है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्लीज आस्क मी इफ एनी एडिशनल डिटेल्स फ्रॉम द डेटा सेट आर नीडेड। आई विल नाउ अपलोड द डेटा सेट इन द जेसन फॉर्मेट, प्लीज वेट फॉर इट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या कि हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा पास ऑन करना है। तो डेटा सेट हमारा एक्सेल फॉर्मेट में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए
एक्सेल टू जेसन कन्वर्टर सर्च करो। यहाँ पर अपना फाइल एंटर करो, कॉल सेंटर डेटा सेट, कन्वर्ट। तो यहाँ पे अभी हमें डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि हमें फर्दर यूज नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, ये जो डेटा जनरेट हुआ है ना, उसमें से कुछ रोज बस कॉपी करने हैं। यहाँ तक मैंने कर लिया, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाके नीचे बस पेस्ट कर दो। टोटल कितने रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 रोज मैंने पास किए, ठीक है। तुम्हें चाहिए ज्यादा रोज पास करने, ज्यादा रोज पास करो, कम करने और भी कम करो। यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना डिक्शनरी में बस क्या है, वो जो एक रो है ना वही है। क्लियर है? अब यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर उसने खुद से ही अपने आंसर्स भी बना के दे दिए और क्या होना चाहिए वो भी बना के दे दिया। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल्स, क्या प्रोजेक्ट टाइटल्स हम लोग यूज कर सकते हैं वो 5 ऑप्शन दिए उसने। कि डैक्स मेजर्स हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं। फिर मल्टी पेज का होना चाहिए या फिर सिंगल पेज का होना चाहिए, वो बोल रहा है मल्टी पेज होना चाहिए। पहला पेज होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू, फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फिर एजेंट परफॉर्मेंस, फिर कस्टमर एक्सपीरियंस। फिर फर्स्ट पेज में क्या क्या होना चाहिए, 4 केपीआई कार्ड्स होने चाहिए, कौन से, टोटल कॉल्स, आंसर रेट परसेंटेज, फिर रिजोल्यूशन रेट, एवरेज सेटिस्फेक्शन। फिर यहाँ पर बोला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करो, ग्रीन रेट बेस्ड ऑन टारगेट्स, टारगेट अचीव हुआ है तो ग्रीन, नहीं हुआ है तो रेड। फिर लाइन चार्ट ऐड करो, किसके रिगार्डिंग, कॉल वॉल्यूम ट्रेंड्स के रिगार्डिंग। एक्स पे डेट डालो, वाई पे कॉल काउंट डालो। गेज चार्ट्स यूज करना है सर्विस लेवल अचीवमेंट के लिए, जहां पर हमें क्या डालना है, सर्विस लेवल परसेंटेज एंड टारगेट। डोनट चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। फिर सेकंड पेज पे क्या डेटा होना चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या जाना चाहिए, वाई में क्या जाना चाहिए, सब डेटा सब डिटेल में इसने बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर तुम्हारा काम क्या होगा, बस ये सेम चार्ट्स एज इट इज यूज करो। एज इट इज नहीं यूज करना है तो एज अ रेफरेंस ये यूज करो। रेफरेंस तुम्हारा ये होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सारी चीजें करनी है या फिर ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। डेटा लोड करो, चार्ट्स बनाओ। फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चार्ट थोड़ा सा ऑफ लग रहा है इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड में, तो वो हटा दो, तुम्हारे हिसाब से नया चार्ट ऐड करो। ठीक है, मे बी उसने बोला है कि यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाना है या फिर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है, तुम बोलो कि नहीं भाई मुझे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहिए तो क्लस्टर्ड बार चार्ट बना दूंगा या फिर मैं पाई चार्ट प्रेफर करूंगा। वो तुम्हारे ऊपर है। ये ऐसा नहीं है कि यही एज इट इज फॉलो करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन जब पूरा का पूरा नया डेटा सेट आता है तुम्हारे पास तो पूरे माइंड तुम्हारा ब्लैंक हो जाता है। तो तब एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ इसने बस एक इंफॉर्मेशन दिया है या फिर हमें बस एक गाइड की है। अब तुम्हें इसकी जो गाइडेंस है वो फॉलो करनी है, यूज करनी है, नहीं करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है। चाहिए तो ये मैंने क्लॉड पे डाला, तुम लोग सेम चीज डीप सीक पे भी डालो, सेम चीज चैट जीपीटी पे डालो। जो तुम्हें तीनों में से बेटर आउटपुट लग रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि फर्स्ट पेज इसका बढ़िया है, सेकंड पेज इसका बढ़िया है, वैसे यूज करो। ठीक है, चैट जीपीटी तुम लोग कॉपी करने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आइडियाज जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। एआई टूल्स का काम वही है कि तुम आइडिया जनरेट करने के लिए इनका यूज करो। फिर एटलीस्ट तुम जब 4-5 प्रोजेक्ट्स खुद से बना लोगे तब तुम्हारा माइंड डेवलप होगा कि खुद से मैं, अगर मेरे पास पूरा का पूरा रॉ डेटा आता है तो मैं कैसे कैसे क्या काम करूंगा, वो तुम्हें बाद में रियलाइज होना चालू होगा। जब तुम बहुत सारे डैशबोर्ड्स ऑलरेडी देख लोगे, जब तुम लोग ऑलरेडी खुद से ही डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे होगे, तुम्हारा काम करके हो चुका होगा, प्रोजेक्ट्स बन चुके होंगे, तब तुम्हें आइडिया आएगा कि हाँ, अगर मेरे पास एक पूरा का पूरा रॉ डेटा आता है तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन उसके पहले तक तुम लोग एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन जो इससे मिलेगा वो एज इट इज छापने के बजाय खुद से थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओ कि मैं अपना इनपुट क्या डाल सकता हूँ उसमें। ठीक है, तो ये अब मैं ये यूज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हें डेटा क्लीनिंग वगैरह भी क्या करना है वो भी दिया है।
कि डेट टाइम प्रोसेसिंग, स्प्लिट डेट एंड टाइम इनटू सेपरेट कॉलम्स, क्रिएट डेट टाइम कॉलम, ड्यूरेशन स्टैंडर्डाइजेशन, कन्वर्ट एवरेज स्टॉक ड्यूरेशन टू सेकेंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग वो केयरिंग करेंगे नहीं। कैटेगरिकल स्टैंडर्डाइजेशन, इंश्योर वाई एन फील्ड्स आर कंसिस्टेंट, मतलब क्या कि ये इंश्योर करो कि पूरा का पूरा डेटा है वहां पर सिर्फ वाई और एन ही है, कहीं पे यस नहीं लिखा है, कहीं पे नो नहीं लिखा है, ये चेक करो। फिर डेटा वैलिडेशन, चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स इन सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स, मतलब सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स ऐसे नहीं होने चाहिए ना कि जो एक से नीचे है और पांच से ज्यादा है, वो तो आउटलायर हो गए, क्योंकि अपना रेंज ही वन से लेके पांच तक है। फिर ईटीएल, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस, क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स फॉर आवर, डे ऑफ वीक, मंथ, कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ऐड परफॉर्मेंस टियर क्लासिफिकेशंस, पुअर, गुड एंड एक्सीलेंट, मतलब ये बोल रहा है कि तुम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हो जहां पर सेटिस्फेक्शन रेटिंग के बेस पे तुम तीन उसको कैटेगरीज दे सकते हो, पुअर, गुड एंड एक्सीलेंट। ठीक है, फिर आ रहा है क्रिएट सर्विस लेवल बकेट्स, कि 20 से कम, 20 से लेके 60 तक एंड 60 से ज्यादा, मे बी टॉक ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग ये चीज कर सकते हैं। बिल्ड टॉपिक हायरार्की इफ नीडेड, टॉपिक हायरार्की मतलब क्या कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर नेक्स्ट लेवल या फिर बेसिक लेवल का कौन से टॉपिक्स थे, फिर उसके आगे एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक कौन से थे, उसके रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं। फिर डेटा मॉडलिंग यहाँ पर बोला है कि अपना फैक्ट टेबल कौन सा बनेगा, कॉल डेटा, कॉल मेन टेबल। डेट फिर यहाँ इसने बोला है कि ये तीन ऐसे डायमेंशन टेबल्स बनाओ, खुद से क्रिएट करो, कौन से होंगे, एजेंट्स, डेट टॉपिक टॉपिक्स एंड डेट कैलेंडर। डेट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, एजेंट्स हम लोग आगे बनाने वाले, टॉपिक्स हम लोग नहीं बनाएंगे। फिर रिलेशनशिप्स वन टू मेनी फ्रॉम डायमेंशंस टू फैक्ट टेबल, स्टार स्कीमा रिकमेंडेड फॉर परफॉर्मेंस, मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, स्टार स्कीमा ही यूज करना है। फिर इंटरेक्टिव फीचर्स, मतलब स्लाइसर्स ऐड करो, कहाँ कहाँ पे, डेट रेंज के, एजेंट के, टॉपिक के एंड सेटिस्फेक्शन रेटिंग के। ड्रिल थ्रू ऐड करो, बुकमार्क्स ऐड करो, बटन्स ऐड करो, टूल टिप्स ऐड करो, ये सब चीजें इसने बताई है। यहाँ पर बिजनेस सिनारियो डेवलपमेंट, मतलब एग्जैक्टली हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें बताई है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे रिज्यूम में ऐड करने के लिए कि भाई क्यों यूज किया है हम लोगों ने ये, या फिर इसका क्या बेनिफिट हुआ। यहाँ पर केपीआईज के बारे में बोला है कि हाँ ये 7 केपीआईज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर टारगेट ऑडियंस हमें डिसाइड करनी है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए। और हमारे डैशबोर्ड पे जब रिपोर्ट तुम अपने प्रोजेक्ट पे रिज्यूम पे लगाने जाओगे, तो तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इसका, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का किसने कैसे यूज किया। तो उसके लिए भी यहाँ पर उसने इंफॉर्मेशन दे के रखा है कि मे बी इन चीजों के लिए हमारा जो डैशबोर्ड था वो यूज किया जाएगा या फिर यूज किया गया था। क्लियर है? तो इसके बाद अब ये तो हमारे काम का नहीं है, मतलब तुम बाद में देख सकते हो। अब अभी हम सीधा देन डैशबोर्ड बनाना चालू करते हैं। अब बेसिकली मैं पहले ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जो कैनवस है उसका बैकग्राउंड चेंज करें हम। ठीक है, अब अगेन ये जो विजुअलाइजेशन है या फिर मेरा जो रिपोर्ट है वो कितना बढ़िया दिखता है कितना खराब दिखता है, वो टोटली मेरे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये जो क्रिएटिविटी है या फिर जो तुम्हारा रिपोर्ट है वो अट्रैक्टिव दिखेगा खराब दिखेगा, इसमें तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग या फिर तुम्हारा आंसर थिंकिंग या फिर डैक्स क्वेरीज, उसका कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है, मे बी अगर तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन समझा ही नहीं, तुम लोग रिपोर्ट अच्छे से बना लोगे, आंसर सारे सही है, लेकिन वो दिखने में खराब लग रहा है। ये जो दिखने में खराब लग रहा है वाला चीज होता है ना, वो जब तुम कॉर्पोरेट में ऑफिस में जाओगे काम करने जाओगे, तब अगर वो खराब दिखेगा लेकिन एटलीस्ट काम कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा है, तो चलेगा। लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, जब तुम कोई भी एक रिपोर्ट बनाते हो, तो वो अट्रैक्टिव होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही देख के तुम्हें हायर करने वाले लोग। तो वो डेटा तो एक्चुअली रियल नहीं है, डेटा तो डमी डेटा ही है। ठीक है, तो मैटर क्या करेगा कि तुमने उस रिपोर्ट को कितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है कि ज्यादा स्लाइसर्स होंगे, अपने अपने डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत हर एक फिल्टर के हिसाब से डेटा पूरा चेंज होगा। और अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, विजुअली अपीलिंग बनेगा। तो यही कुछ पैरामीटर्स है जिनपे एज अ फ्रेशर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो रैंक किया जाएगा या फिर रेट किया जाएगा।
तो इसीलिए एज अ फ्रेशर तुम्हारा जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। ठीक है। तो अभी हमारा वो गोल नहीं है, अभी हमारा गोल है कि हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड डैशबोर्ड क्रिएट कर लें। फिर अट्रैक्टिव कैसे करना है, मे बी यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ कि हमें कौन से केपीआई चाहिए। अब केपीआईज या फिर कार्ड मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्या बनाते हैं, मेजर्स कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या क्रिएट करते हैं। क्या क्या? केपीआईज के लिए हम लोग कौन से टूल यूज करते हैं, मतलब मेजर क्रिएट करते हैं या फिर टेबल क्रिएट करते हैं। मेजर। मेजर्स क्रिएट करते हैं ना। तो यूजुअली एक हमेशा काम करना कि मेजर्स के लिए ना एक टेबल अलग से बना के रखना। तो यहाँ पर अगर मैं, आधा आधे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इतना ही लिखा है मैंने, इसके अगर साइज कम करता हूँ तो पूरा दिखेगा। रुको थोड़ा देर। तो अभी अपना एक टेबल बन चुका है। टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, बस न्यू टेबल में गया, न्यू टेबल पे क्लिक करना है, टेबल का मैंने नाम लिखा है, की बस, मैट्रिक्स। और कुछ नहीं किया। ठीक है, टेबल का नाम इज इक्वल्स टू, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, एक एम्प्टी मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें की मैट्रिक्स बनाना है, जो भी केपीआईज लगने वाले हैं वो थोड़े बहुत क्रिएट करने हैं। अब तुम्हारे हिसाब से बताओ कि ये मेरा अगर डेटा है तो की मैट्रिक्स क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉल्स रिसीव्ड, टोटल कितने कॉल का डेटा है ये, तो उसके लिए इशूड हम डेट। लोग इशूड। सबसे पहले टोटल कॉल रिसीव्ड, टोटल कॉल्स रिसीव्ड उसके लिए क्या आएगा, मतलब क्या कोड आएगा। सम आएगा, नहीं, काउंट आएगा ना। ठीक है, हम लोग काउंट रोज कर लेंगे। काउंट रोज क्या करता है, टोटल टेबल में कितने रोज है वो ही काउंट करके दे देता है, तो हमें वही चाहिए। एम्प्टी वेम्प्टी होंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि काउंट ही करना है मुझे, टोटल रोज ही देखने हैं। तो यहाँ पर टेबल में मैं क्या पास करूंगा, कॉल सेंटर वाला। सो यहाँ पर कॉल सेंटर पास किया, एंटर। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे अपना एक मेजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जैसे ये आते हैं कार्ड विजुअल, तो टोटल कितने कॉल्स हैं, 5,000, 5,000 अपने कॉल्स है। अब इसके बाद टोटल कॉल रिसीव तो 5,000 हुए हैं, लेकिन आंसर कितने गए करे हमने। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कॉल आया लेकिन किसी ने पिक ही नहीं किया, तो मुझे ये देखना है कि टोटल कितने कॉल उठाए गए थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यस। डेटा देख के बताओ क्या करेंगे। आंसर डाला ना सर। क्या वाला, रिसीव्ड, रिसीव्ड के लिए क्या करोगे क्या लेकिन, ये वाला कॉल आंसर्ड वाला, हाँ, क्या करोगे, जो मतलब इन शॉर्ट हमें कंडीशन डालना पड़ेगा कि काउंट, और अंदर इफ अगर 1 है तो ही काउंट करो वरना मत करो। ठीक है, लेकिन इससे बेटर वे क्या होगा कि हम लोग बस जाएंगे यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, वही लिखना है टोटल कॉल्स आंसर। आंसर्ड इज इक्वल्स टू सम। क्योंकि जब सम करोगे 0 + 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर मेरे पास 5 जीरोज है, एक 1 है, सम करने के बाद क्या आएगा, 1, क्योंकि कॉल रिसीव किए कितना, कितने हुए थे, 1 ही हुए थे। तो मतलब अपना काम वैसे ही हो रहा है। तो सम करना है, सम किसका करना है, कॉल। कॉल्स आंसर्ड ना। तो ये एक और मैट्रिक बन गया अपना। यहाँ पर जाके अगर मैं देखूंगा
इसको एक काम करता हूँ, मल्टी रो कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बन गया, ये एक बन गया, 4054। क्लियर है? फिर चाहिए तो हम बाद में जाके उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके। अगर हम यहाँ पर यस का काउंट देखें, 405, उतना ही अपना आंसर आया था, 405। क्लियर है? सही चल रहे हैं मतलब हम लोग। फिर हमें देखना है कि टोटल इश्यूज कितने रिजॉल्व हुए थे। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? न्यू मेजर टोटल इश्यूज रिजॉल्व इज इक्वल्स टू, अगेन सम करेंगे। सम किसका करेंगे अभी? इशू रिजॉल्व्ड, इसे भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 4.4 के कॉल्स आंसर किए थे, उसमें से 3.6 के अराउंड इश्यूज रिजॉल्व हुआ। क्लियर है? फिर मुझे ये निकालना है एवरेज सेटिस्फेक्शन रेट, मतलब एवरेज रेटिंग क्या है सारे के सारे एजेंट्स की मिला के। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेजर देन एवरेज रेटिंग इज इक्वल्स टू एवरेज, किसका एवरेज निकालेंगे? सेटिस्फेक्शन रेटिंग, एंटर। 3.4, एवरेज रेटिंग कितना है? 3.4 है। फिर और मेजर क्या हो सकता है? टोटल टॉक टाइम, मतलब अभी तक 5,000 कॉल्स हुए हैं, उसमें से 4,000 कॉल्स रिसीव किए गए हैं, आंसर किए हैं, लेकिन उन 4,000 कॉल्स में टोटल कितने घंटे बात हुई है, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल सम ऑफ सेकेंड्स, सम ऑफ सेकेंड्स ही करोगे ना, जितने भी सेकंड हमने बात किया है उन सब का एडिशन। तो ये अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ गया। किसमें? तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड्स का डेटा है ना ये, सेकंड्स को 60 सेकंड मतलब कितना, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बस डिवाइड, न्यूमरेटर मेरा यही है, डिनोमिनेटर मेरा बनेगा 60। अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? मिनट्स में डेटा मिलेगा, तो 15,197 मिनट्स। वही अगर मैं क्या करूंगा, 60 × 60, तो ये मेरा आ गया आवर्स में डेटा। क्लियर है? यहाँ पर चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ इन HRS, आवर्स का डेटा है। क्लियर है यहाँ तक? और हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सोचो। क्या? टेबल। सोचो फटाफट। और ये टॉपिक सकते ना, कौन से टॉपिक के कितने क्या रिजॉल्व हुए, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे रिजॉल्व हुए हैं ना, वो तो ओवरऑल है ना। टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली हम लोग कैसे करेंगे? और हम लोग कौन सा की मैट्रिक फाइंड कर सकते हैं? कौन से टॉपिक, चार्ट नहीं बनाना है ना अभी। अभी हमें देखना है कि हम लोग की मैट्रिक्स कौन से फाइंड कर सकते हैं। किसने ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व किए, वो एजेंट की रिगार्डिंग हो गया, वो हम लोग अलग से करेंगे। एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से एजेंट ने कितने टाइम बात किया है, कौन से एजेंट ने टोटल, उसका एवरेज रेटिंग कितना है, उसका टोटल टॉक टाइम कितना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ओवरऑल सारे डेटा के लिए एक ऐसा कोई की मेट्रिक है, वो पता करना है हमें। कितना ही है डेटा, क्या स्क्रॉल करूं, क्या? कौन सा टॉपिक, वो तो हर एक के लिए अलग आएगा ना कि
कौन सा टॉपिक कि कितने केसेस थे। अभी फॉर एग्जांपल टेक्निकल सपोर्ट के टोटल कितने कॉल्स थे, फिर नीचे आएगा कोई और उसके कितने कॉल्स थे। वो तो हम बाद में करेंगे, वो तो एक सिंगल मेट्रिक नहीं बनेगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि सिंगल मेट्रिक और कौन से बन सकते हैं। स्पीड ऑफ आंसर। क्या बनेगा उसका? कितना टाइम लगा उन्हें कॉल पिक करने को, कितने टाइम बेल रिंग हुआ उसके बाद कॉल पिक किया गया। तो वहां पर क्या डाल सकते हो फिर? ब्लैंक तो ब्लैंक दिख रहा है सर। एवरेज। सही है। काउंट भी तो कर सकते हैं। काउंट कैसे करोगे? कितने सेकंड? सेकंड को काउंट कैसे करोगे? काउंट क्या करते हैं, एक दो ऐसे काउंट करेगा ना। तो वहां पर अगर 15 सेकंड भी लिखा है और नीचे 30 सेकंड भी लिखा है, तो काउंट का आंसर क्या आएगा? 2। क्या लॉजिक है उसका? ठीक। एवरेज स्पीड ऑफ आंसर। आंसरिंग इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ आंसर आपका स्पीड ऑफ आंसर इन सेकंड्स। ये कहाँ ऐड कर लिया हमने, गलत जगह पे कर लिया। की मैट्रिक्स। तो ये भी अपना 67 पॉइंट। मिल चुका है हमें। अब और क्या ऐड कर सकते हो या फिर हो गया? अभी मुझे पता करना है, एक और चीज हो सकती है कि कॉल इशू रिजोल्यूशन रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉल आंसर रेट एंड इशू रिजोल्यूशन रेट, दोनों रेट्स मुझे फाइंड करने। कॉल आंसर करने का क्या रेट है एंड इशू रिजॉल्व करने का क्या रेट है? रेट का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कॉल्स आते हैं, 10 में से मैंने 3 कॉल्स उठाए, तो मेरा कॉल रिजोल्यूशन रेट कितना है? 30%। सॉरी, कॉल रिजोल्यूशन नहीं, कॉल आंसरिंग का रेट कितना है? 30%। टोटल काउंट करून त्यांना डिवाइड करायचं. क्या क्या करें, न्यू मेजर, आगे बताओ। कॉल आंसर, कॉल आंसरिंग रेट इज इक्वल्स टू, डिवाइड किसको किससे करना है? टोटल कॉल्स आंसर्ड, कॉमा टोटल कॉल्स रिसीव्ड, उसी से मिलेगा ना। तो ये अपना रेट आ गया 0.81। क्या है? वन है मुझे, ये मेरा कॉलम नहीं है अभी, ये हमारा मेजर ही है। मतलब इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, ये 5000, सॉरी 4054 डिवाइड बाय 5000 कर रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए अपना 0.81 आया। अगर मैंने यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक किया तो अपना परसेंटेज में डेटा आ गया 81.08%। कॉल आंसरिंग रेट है। सिमिलरली मुझे न्यू मेजर क्रिएट करना है, और यहाँ पर क्या होगा, कॉल या फिर इशू रिजोल्यूशन रेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग किसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल इशू को कॉल आंसर. टोटल इश्यूज रिजॉल्व, कॉमा टोटल कॉल्स आंसर।
यहाँ पर भी परसेंटेज पे क्लिक करो। 89। 89.94%। क्लियर है यहाँ तक? सारे के सारे हम हमारे जितने रिक्वायरमेंट्स थे उतने हमने ट्राई किए की मैट्रिक्स बनाने का। अब अपने की मैट्रिक्स तो बन चुके हैं, अभी हमें थोड़ा बहुत चार्ट्स वार्ट्स बनाने। ठीक है, तो चार्ट्स के लिए ये पहले मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं वीकेंड्स में कितने कॉल है, वीकडेज में कितने कॉल है, उसका एक पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डेट टेबल में जाएंगे, फिर वीकेंड, एंड देन यहाँ से कौन? कॉल आईडी, और क्या चूज करना है, डोनट, क्योंकि वही डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रहा है ना। तो ये अपना आ गया। क्लियर है? जीरो का मतलब है कि वीक डे, एंड वन का मतलब है वीकेंड। चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेट टेबल में जाके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वीक वन के जगह पे वीकेंड, यहाँ पे भी वन के जगह पे वीकेंड, एंड जीरो के जगह पे वीकडेज। एंटर किया, यहाँ पर जाओगे तो अपना उसके हिसाब से चेंज हो गया कि वीकडेज पे कितने कॉल आते हैं। ऑलमोस्ट 70% कॉल वीकडेज पे आ रहे हैं, और अपने 30% कॉल्स वीकेंड पे आ रहे हैं। क्लियर है? इसमें से अभी कोई भी चूज करो, तुम्हें अगर पाई चार्ट रखना है पाई चार्ट रखो, डोनट रखना है डोनट रखो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा चार्ट बेटर लग रहा है। फिर ये एक साइड में कर दिया, एक अपना पाई चार्ट हो गया। एक और उठाते हैं। अभी देखना है कि हर टॉपिक वाइज कितना कॉल हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉपिक उठाएंगे और कॉल आईडी। यहाँ पे अभी ये कॉल आईडी वो डिटेल्स में चला गया, हमें बस क्या करना है, उसे वैल्यूज में ड्रैग करना। तो ये भी अपना बन गया। यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर एक टॉपिक के हिसाब से टोटल कितने कॉल्स रिसीव हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? अब और क्या ऐड कर सकते हो, अब मुझे ये देखना है कि डेट वाइज टोटल कितने हर दिन कितने कॉल्स आते हैं। इन शॉर्ट मुझे ये देखना है कि ज्यादातर संडे को आते हैं या मंडे को आते हैं या ट्यूसडे को आते हैं। वो सब देखना है, तो मैं लाइन चार्ट ऐड करूंगा। लाइन चार्ट में क्या जाएगा, लाइन चार्ट में क्या जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से, डे नेम। ठीक है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे क्या है वो, कॉल और आईडी। कॉल आईडी। अगेन ये वाई एक्सिस में डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर अपना लाइन चार्ट बन गया एक। लेकिन यहाँ पर लाइन चार्ट में इश्यू क्या आ रहा है, मंडे के बाद क्या आ रहा है, सैटरडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर वेनसडे, फिर ट्यूसडे। ऑर्डर गलत है ना। इसका रीजन क्या है कि जो लाइन चार्ट या फिर पाई चार्ट्स नहीं, कॉलम चार्ट्स या फिर बार चार्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, वहां पे वो इस तरह से लिखा जाता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो पहले आएगा, फिर उसके थोड़े कम वैल्यू, फिर उसके थोड़े कम वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन होता है, अगर मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सॉर्ट एक्सेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि क्या मुझे डिसेंडिंग सॉर्ट करना है या असेंडिंग सॉर्ट करना है। और डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं चाहिए, तो क्या मुझे डे नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है या फिर काउंट ऑफ कॉल आईडी के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो मैं बोला कि मुझे डे नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है। लेकिन अगर मैंने सॉर्ट डिसेंडिंग असेंडिंग किया, तो क्या आ रहा है, यहाँ पर एफ पहले आता है, तो एफ फ्राइडे, फिर मंडे, फिर सैटरडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेनसडे। सही है? ये भी गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग करके देखेंगे। अब सही है? अभी भी गलत है। तो फिर ऐसे टाइम पे जब मुझे सॉर्टिंग करनी है, लेकिन इसका जो लॉजिकल ऑर्डर है वो तो हमें ही पता है ना, कि स्टार्ट में भी संडे से होगा, फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे उसका फ्लो होना चाहिए। तो ये ऑर्डर तो हमें पता है। इस कॉलम के
इस कॉलम से कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा। लेकिन मेरे पास एक और कॉलम था। अगर ये डेट टेबल देखोगे तो यहाँ पर ये जो डे है, डे नहीं, वीकडे नम, यहाँ पर भी वही है ना, 1 से लेके 7 तक। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो वही सॉर्टिंग मुझे डे नेम पे भी लगनी चाहिए ना। तो हम तब क्या करेंगे, डे नेम सिलेक्ट करना है, फिर सॉर्ट बाय कॉलम में जाना है। सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है, वीकडे नम के बेसिस पे। अब अगर यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर जाके बस हमें क्या करना है, सॉर्ट एक्सिस, सॉर्ट असेंडिंग, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्लियर है? ये पर्टिकुलर चीज बहुत बार तुम्हें इशू देगी कि अगर मुझे स्लाइसर भी बनाना होता। अब यहाँ पर स्लाइसर के लिए देखो, अगर मुझे मंथ का स्लाइसर बनाना है, मैं गया स्लाइसर्स पे, हमने क्रिएट किया कैलेंडर टेबल जब क्रिएट किया था तब। ये मैं स्लाइसर्स पे गया, यहाँ पर मुझे स्लाइसर्स ऐड करने हैं बाय मंथ। तो मंथ यहाँ पर 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथ नेम। अब मंथ नेम में क्या आ रहा है, पहले पहले फेब आ रहा है, फिर मार्च आ रहा है, सॉरी फिर जैन आ रहा है, फिर मार्च आ रहा है। लेकिन ऑर्डर कैसे होना चाहिए था, जैन फेब मार्च होना चाहिए था ना। वो भी अगेन मिसमैच है, वो भी गलत वे से दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थ्री डॉट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर हम जाते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग, फिर मार्च जैन फेब आ रहा है, मतलब फेब इन बिटवीन जा ही नहीं रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, टेबल व्यू पे जाएंगे, कौन से वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, मंथ नेम को सॉर्ट करना है, वो सिलेक्ट किया। और ये किसके बेसिस पे करना है, यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम में जाके किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, मंथ के बेसिस पे, क्योंकि नंबर कहाँ पर है, मंथ में। ये कर लिया, सॉर्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जाएंगे असेंडिंग, जैन फेब मार्च। क्लियर है, समझे? यस सर। ये चीज याद रखना क्योंकि बहुत बार ये काम में आने वाली है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक लाइन चार्ट ऐड किया, क्या हम यहाँ पर कोई और लाइन चार्ट ऐड कर सकते हैं? सोचो जरा कि यहाँ पर मुझे ये वाला जो कॉल है, ये जो लाइन है, ये क्या बता रहा है कि कॉल कितने आए थे, संडे को कितने कॉल आए थे, मंडे को कितने आए थे, ट्यूसडे को कितने आए थे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उन दिनों कॉल कितने आए थे, ये बता रहा है वो। तो क्या मैं कोई और लाइन ऐड कर सकता हूँ इसमें? एजेंट वाला, एजेंट वाला मतलब, हाँ, टोटल अगर इतने कॉल आ रहे हैं उसमें से कितने आंसर किए गए थे, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके अगर मैं करता हूँ कॉल्स आंसर, टोटल कॉल्स आंसर, तो यहाँ पे टोटल कॉल आंसर्ड आ गया। तो लेकिन बस तुम्हें देखना है कि क्या ये डेटा सही है या गलत है। क्यों, क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें गलत? सही है। कुछ तो लॉजिक तो होना चाहिए, क्यों गलत है? अभी ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ये यूजुअली लोगों को क्या लगेगा कि ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती किया होगा। लेकिन ये सेम पैटर्न फॉलो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डमी डेटा है, ये रियल लाइफ का डेटा नहीं है। तो किसी ना किसी ने ये डेटा जनरेट किया है। तो जनरेट जब भी करते हैं डेटा, तो डेटा अपना कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता ही करता है। ये अगर रियल डेटा सेट होता तो मे बी यहाँ पर अनसर्टेनिटी आती थोड़ी। ठीक है, लेकिन अभी ये डमी डेटा है तो वो ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल डेटा पे काम करोगे तो थोड़ा वो अच्छे दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कोई और बोल, हाँ, लेकिन बार चार्ट अच्छा दिखेगा, लेकिन ये अपना कौन सा डेटा है, टेम्पोरल डेटा है ना। सो टेम्पोरल डेटा के लिए हम लोग यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं, लाइन चार्ट। ठीक है, बार चार्ट तुम कर सकते हो टॉपिक वाइज के लिए। अगर मैंने ये साइड में रखा, अगर मैं लेता हूं अभी बार चार्ट नहीं, सॉरी कॉलम चार्ट बेटर लगेगा।
कि वो बार चार्ट वर्टिकली दिखेगा हॉरिजॉन्टली। यही बोलना था लेकिन नाम अलग बोल दी। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ टॉपिक, देन टॉपिक के बाद टोटल कॉल्स रिसीव्ड एंड आंसर्ड, या तो ये या तो ये। ठीक है, मतलब ये हम टॉपिक वाइज दिखा सकते हैं कि टॉपिक वाइज कितने कॉल्स थे जो रिसीव किए गए थे, और कितने कॉल्स थे जो कि आए थे लेकिन रिसीव नहीं किए हमने। चाहिए तो हम इसी के बाजू में इश्यूज रिजॉल्व वाला भी कर सकते हैं कि इतने कॉल आए थे, ब्लू वाला जो पार्ट है, इतने कॉल आए थे, ये वाले इतने कॉल हमने रिसीव किए, आंसर किए, और फिर लास्ट वाला क्या है कि इशू रिजॉल्व इतना हुआ है। क्लियर है? तो अभी ये भी रखते हैं साइड में। फिर अब ये मेरे चार्ट्स आई गेस हो गए, मुझे इतने ही चार्ट्स ऐड करने हैं। और चलो ठीक है, चार्ट्स मुझे इतने ही करने हैं। अब मुझे देखना है कि मुझे कार्ड्स कौन से ऐड करने हैं। ठीक है, कार्ड्स में मुझे सबसे पहले चाहिए कि हमने यहाँ पर जो निकाला था एवरेज रेटिंग 3.4 का है, ये बना के ऊपर रख देते हैं। ये मेरा एक कार्ड है। फिर मुझे सेम कार्ड पे जाने हैं। फिर करना है मुझे मे बी टोटल टॉक टाइम। पर टोटल टॉक टाइम क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने स्लाइसर ऐड किया है। तो ये अपना आ गया टोटल टॉक टाइम के लिए। फिर टोटल, या फिर रेट वाला करते हैं क्योंकि ये इश्यूज रिजॉल्व वगैरह यहाँ पर है। तो रेट जो था वो करते हैं, इश्यू रिजोल्यूशन रेट। तो सब फिर सबका परसेंटेज नहीं लिखा। ठीक है। और फिर कॉल आंसरिंग रेट। अगेन ये मैं चूज कर रहा हूँ, मे बी तुम्हें लगेगा कि ये नहीं चूज करनी चाहिए, कुछ और चूज करनी चाहिए, तो तुम कुछ और चूज करो। फिर हमें अगेन उठाना है एक लास्ट वाला, टोटल कॉल्स रिसीव्ड। जी, ये भी देखना है कि टोटल कॉल्स कितने थे। सो इससे मुझे क्या आइडिया मिलेगा कि ये जो 94 89% वो सब डेटा है, वो किसका 89%। तो मुझे एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि 5000 टोटल डेटा था, और 5000 में से मैंने 81% ऑफ कॉल जो था वो रिसीव किया है। फिर 5000 जो भी आंसर आया उसके मैंने 89% इशू रिजोल्यूशन रेट था मेरा। क्लियर है? तो ये इतने सारे मुझे कार्ड्स ऐड करने हैं। ये हो गया अब थोड़ा बहुत। अब मुझे क्या करना है आगे कि मुझे अब एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है कि कौन सा एजेंट में भी सबसे ज्यादा रेटिंग किस कौन से एजेंट को है, सबसे ज्यादा टॉक टाइम कौन से एजेंट का है, वो सब पता करना है। हाँ, तो उसके लिए मुझे एक नया टेबल बनाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स के लिए। यहाँ पर जाएंगे न्यू टेबल पे, यहाँ पर लिखेंगे मे बी एजेंट्स। एजेंट्स इज इक्वल्स टू समराइज, एक नया ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ, एक नया मेथड यूज कर रहा हूँ। तुम चाहिए तो ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय के जैसे ही ये भी काम करता है। अब टेबल में मैं पास करूंगा कॉल सेंटर को। कॉल सेंटर आने के बाद हमें अब क्या क्या पता करना है एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले
यहाँ पर एजेंट लिख देते हैं। और फिर अगर मैं देखूं, इश्यूज रिजॉल्व, कॉमा यहाँ पर भी लिखते हैं इश्यूज रिजॉल्व। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करके देखना है कि क्या वो सही से काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या इशू आ रहा है, कॉलम इश्यूज रिजॉल्व ऑलरेडी, कॉलम इश्यूज रिजॉल्व एडेड बाय द समराइज फंक्शन मस्ट हैव द स्केलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ? एक कोई एक ही क्वांटिटी मतलब कोई एक ही टेबल जाएगा ऐसा। नहीं, स्केलर को मतलब स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू। सोच के बताओ अभी क्या एग्जैक्टली यहाँ पर जो एरर दिख रहा है उसके हिसाब से बताओ सोच के। अब ये जो इशू रिजॉल्व वाला कॉलम था, ये एग्जैक्टली कौन सा कॉलम है, क्या वैल्यू है ये? यही है। 10 में वैल्यू है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, स्केलर एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब जिसका एक सिंगल आउटपुट आता है वैसे ही चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टोटल इश्यूज रिजॉल्व निकालने हैं तो यहाँ पर सम लिख दो। तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी एरर आ रहा है, रन करो। अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, कैनॉट आइडेंटिफाई द टेबल दैट कंटेन्स इश्यूज रिजॉल्व कॉलम। तो यहाँ पर लेकिन इश्यूज रिजॉल्व है, क्यों आ रहा है ऐसे इशू? ये देखो डैक्स, अगर तुम बस ऐसे सोच के चलोगे कि भाई हमें सम करना है, हमें डिवाइड करना है, हमें आर फेच करना है, तो ये डैक्स कभी पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम्हें डैक्स ऐसे ही यूज करना है, मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल फीचर्स के अंदर, सॉरी मल्टीपल डैक्स क्वेरीज के अंदर, या फिर मल्टीपल डैक्स क्वेरीज को कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हमेशा तुम्हें समझेंगी नहीं, कि मुझे सारे के सारे फंक्शंस याद नहीं होते, ना तुम्हें होंगे। लेकिन जो यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, जो भी यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स पढ़ के एटलीस्ट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly क्या करना है, क्या गलती हो रहा है। तो ये जरा पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो इस पे, और समझो कि क्या हो रहा है या फिर क्या होना चाहिए। अगर समराइज फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो पहले उस पे फोकस करो। ये अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये पढ़ो ये क्या बता रहा है, क्रिएट्स अ समरी द इनपुट टेबल ग्रुप्ड बाय द स्पेसिफाइड कॉलम्स। मतलब समरी टेबल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पास करना है, सबसे पहले टेबल। तो टेबल हमने पास किया था कॉल सेंटर, ये टेबल पास किया। उसके बाद क्या पास करना है, ग्रुप बाय कॉलम नेम, कि ग्रुप बाय हमें किसके बेसिस पे या फिर किसको करना है। तो अगर मैं ग्रुप बाय करता हूँ, एजेंट को बस। पहले मैं इश्यूज रिजॉल्व डाल देता हूँ, इश्यूज रिजॉल्व डाल दिया, कॉमा, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ इशू रिजॉल्व। अगर मैं क्लोज करके एंटर करता हूँ, अगेन एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, मस्ट हैव द स्केलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। तो क्या लग रहा है, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? अगर यहाँ पर मैंने एजेंट का नाम दिया और यहाँ पर सेम ही रखता हूँ, अभी भी सेम इशू है। यहाँ पर अगर मैंने नाम दे दिया मे बी एजेंट, सेम प्रॉब्लम है। एजेंट एडेड बाय समराइज फंक्शन मस्ट हैव अ स्केलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड। यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है एक्सप्रेशन वन। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सम ऑफ इश्यूज रिजॉल्व, कॉमा इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, मे बी सेम इश्यूज रिजॉल्व, अभी भी सेम इश्यूज रिजॉल्व एडेड बाय द समराइज फंक्शन
must have the scalar expression specified। तो यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, अगर मैंने ये हटा दिया तो कैनॉट ऐड अ एजेंट सिंस इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो पहले से इसलिए पहले से कहाँ पर है, लेकिन ये तो हमारा टेबल बना ही नहीं है। तो ये अगर मैं हटा भी दूंगा, अब ऐसे आ रहा है एक्सपेक्ट द कॉलम नेम एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी जो एग्जिस्ट नहीं करता है नाम ए, वो पास कर दिया, अब यहाँ पे आ गया। तो अब लेकिन ये क्या है, 445 455 424 क्या है एग्जैक्ट? शुरू इश्यूज रिजॉल्व। तो वो भी हमें पहले देखना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्मली जाता हूँ यहाँ पे और मैं, चलो एक चार्ट बनाते हैं ये वाला, और एजेंट एजेंट कहाँ पर है, एजेंट और एजेंट वाइज टोटल इश्यूज रिजॉल्व। इसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो जिम के लिए कितना आ रहा है, 285। जिम, सॉरी 485, 485 ही है। डैन के लिए 471, डैन के लिए यहाँ पर भी 471 ही है। मतलब सही आ गया अपना। और यहाँ पर मुझे बस क्या लिखना है, इश्यूज रिजॉल्व, हो गया मतलब। अब इन शॉर्ट जो गलती हो रही थी वो क्या हो रही थी कि हम जो प्लेसमेंट है वो आगे पीछे कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले हमने ये लिखा है कि मुझे जो टेबल समराइजेशन करना है, जो ग्रुप बाय करना है, वो कौन से टेबल के बेसिस पे करना है, कॉल सेंटर टेबल के बेसिस पे करना है, तो वो हो गया। उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या था कि कौन से कॉलम के बेसिस पे करना है, तो एजेंट के कॉलम के बेसिस पे करना है, तो वो भी हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी वो कॉलम आ गया। फिर जो नया कॉलम मैं ऐड करूंगा उसका नाम क्या होना चाहिए, इश्यूज रिजॉल्व होना चाहिए नाम। और उसमें क्या जाना चाहिए, ये जो इश्यूज रिजॉल्व वाला कॉलम है उसका सम जाना चाहिए, तो वो हो गया। सिमिलरली अगर मुझे अब एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है, एक्स्ट्रा डेटा नया बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम मे बी कॉल्स आंसर्ड, यहाँ पर आएगा सम ऑफ कॉल्स आंसर्ड, कॉल्स आंसर्ड का आ गया। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ कॉल्स रिसीव्ड, शाम तो यहाँ पर अभी एरर क्यों आ रहा है, क्या ने लिखा है, कॉमा नहीं दिया ऊपर, ठीक है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेपरेट है या फिर क्या है। कॉल्स आंसर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे काउंट, काउंट ऑफ कॉल आईडी। यहाँ पर ऊपर जाके कॉमा ऐड करूंगा, ये भी हो गया अपना, ठीक है। फिर चाहिए तो अगर इसका ऑर्डर सही करना है तो वो भी कर सकते हो कि पहले ये जाना चाहिए, फिर उसके बाद कॉल्स आंसर्ड। फिर चाहिए तो हम लोग उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, इशू रिजोल्यूशन रेट। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, सीधा हम लोग ये भी पास कर सकते हैं इशू रिजोल्यूशन रेट, जो हमने मेट्रिक बना के रखा था, इशू रिजोल्यूशन रेट। ये अगर मैं पास करता हूँ तो देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। आ गया यहाँ पर भी आंसर, ठीक है। सिमिलरली जहां पर हमने ये सब लिखा है, ये सम वगैरह लिखा है, यहाँ पर मैं सीधा सीधा अगर अपना मैट्रिक्स भी पास कर देता, अभी यहाँ पर कॉल्स आंसर्ड में जो भी डेटा है वो, और ये टोटल कॉल्स आंसर्ड जो अपना ऑलरेडी हमने मैट्रिक मेजर बना के रखा है, वो अगर मैं पास करता हूँ फिर भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो पास करोगे फिर भी चलेगा। यहाँ पर भी अगेन अगर मैं वही पास करता हूँ तो इश्यूज रिजॉल्व, तो टोटल इश्यूज रिजॉल्व, फिर भी डेटा चेंज नहीं हुआ, सेम ही आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी जो काउंट है, तो काउंट के बजाय अगर मैं यहाँ पर
टोटल कॉल्स रिसीव्ड, सेम ही डेटा आ रहा है। क्लियर है? तो मतलब सीधा सीधा अगर मैं मेजर्स जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं वो यूज किए फिर भी चलेगा। अब इसके बाद और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? इशू रिजोल्यूशन रेट हो गया, फिर कॉल, अच्छा रुको, कॉल आंसरिंग रेट, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? रेट वाला कौन सा अपना? कॉल आंसरिंग रेट, कॉमा, एंड में कॉमा है, ठीक है, ये भी एंड में ही ऐड हुआ। ठीक है, मतलब ऑर्डर गलत जा रहा है लेकिन अपना इतना काम हो चुका है। आगे और क्या ऐड करना है? और क्या ऐड कर सकते हो? रेटिंग, टॉपिक टॉपिक तो ऐड कर, टॉपिक क्या ऐड करोगे? टॉपिक अपेंडिक्स, क्या क्या कॉलम? वो देखते हैं बाद में, पहले क्या ऐड करना है वो तो बोलो। बस इतना काफी है। क्या काफी है? रेटिंग, आंसर रेटिंग में क्या जाएगा यहाँ पर? सेटिस्फेक्शन रेटिंग, एवरेज रेटिंग, ये जाएगा। उसके बाद और क्या जाएगा? टू, टोटल टॉक टाइम, टोटल टॉक टाइम, इसमें भी क्या जाएगा? टोटल टॉक टाइम इन आवर्स। और और क्या ऐड कर सकते हो? डेज वाइज ऐड कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एवरेज रेटिंग हो चुका है, एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग, तो ये भी ऐड हो गया। अब और क्या ऐड कर सकते हैं? टॉक टाइम हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया, ये भी रेट्स हो गए। क्लियर, चलो इतना ही है। अब कॉपी करके रखते हैं इसको। कहाँ पर है अपना ये टेबल? है डिलीट फ्रॉम मॉडल, एक्सटर्नल टूल्स, टेबल टूल्स, न्यू टेबल। तो जो अपने को ऑर्डर चाहिए था वो आ गया। क्लियर है? लेकिन वो ऐसे ही करना पड़ेगा, डिलीट करके फिर से अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो ऑर्डर शिफ्ट होगा। क्योंकि एक बार अगर एक टेबल बन गया तो उसके अंदर वो कॉलम का पोजीशन फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद उसके पीछे ही लगते हैं। तो अगर मैंने डिलीट कर दिया इसका मतलब कॉलम का जो ऑर्डर था वो गायब हो गया, और फिर से जो मैंने पास किया उसी कॉलम के ऑर्डर के हिसाब से वो काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस यस। यहाँ पे हम लोग पहले सारे विजुअलाइजेशंस ऐड कर लेते हैं। तो अभी इश्यूज रिजॉल्व में और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? मतलब एजेंट ये हटा देते हैं, टॉपिक देख लो। और यहाँ पे हम जो भी हमें टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग मुझे नहीं चाहिए, तो मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कॉल आंसरिंग रेट, या फिर सम ऑफ कॉल्स आंसर्ड। ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। फिर ये एक ऐड कर सकते हैं, इशू रिजोल्यूशन रेट, देन टोटल टॉक टाइम एंड रेटिंग। ठीक है, ये डेटा मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर जाके ये इसको बेटर वे से दिखाने के लिए मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। इसको भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं टू। तो ये अपना थोड़ा बहुत टेबल बन चुका है।
ठीक है, ये बेसिक टेबल अपना क्रिएट हो चुका है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एक चार्ट ऐड करना है, फिर उसको विजुअलाइज बेटर वे से करना है, उसके बाद दूसरे चार्ट पे जाना है, या फिर सारे के सारे चार्ट्स पहले ऐड कर लो, फिर एक एक करके उनको स्टाइल करो। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारे के सारे चार्ट्स ऐड कर लिए, अभी मैं बाद में उसको स्टाइल करूंगा। ये अपना डेटा हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे लास्ट के तीन बस एक्स्ट्रा कार्ड्स बनाने, तीन मेजर्स बनाने कि सबसे ज्यादा रेटिंग किसको है, हाईएस्ट रेटेड एजेंट कौन है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेजर, मेजर में जाके इज इक्वल्स टू लुकअप यूज करेंगे। लुकअप में हम लोग क्या डालेंगे, रिजल्ट कॉलम नेम। रिजल्ट कॉलम नेम मतलब क्या आंसर चाहिए, मुझे चाहिए एजेंट का आंसर। ठीक है, मुझे एजेंट टेबल में से एजेंट का आंसर चाहिए। फिर क्या बोला है, सर्च कॉलम नेम, कि हमें कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से रेटिंग से, एजेंट्स का रेटिंग, एजेंट्स का रेटिंग। और वो क्या होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, मैक्स ऑफ एजेंट्स का रेटिंग। क्लोज कर दिया। तो ये अभी कार्ड क्रिएट हो चुका है, मेजर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं जाता हूँ कार्ड पे एंड इसे, कहाँ गया, टॉप रेटेड एजेंट कहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, मार्था है। मार्था अगर देखोगे यहाँ पर सम ऑफ रेटिंग इसकी सबसे ज्यादा है, मार्था की। क्लियर है, मतलब ये सही आया। अब टॉप रेटेड एजेंट के बाद मुझे अगेन और दो ही की मैट्रिक्स और ढूंढनी है कि सबसे ज्यादा इशू रिजोल्यूशन रेट किसका है। उसके लिए क्या करोगे, अगेन ये वाला जो अपना कोड था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाईएस्ट रिजोल्यूशन एजेंट, या फिर एजेंट विथ हाईएस्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पर रेटिंग में से नहीं देखना, अभी मुझे देखना है रिजोल्यूशन रेट में से। रिजोल्यूशन रेट, और यहाँ पर भी रिजोल्यूशन रेट। अगर मैं देखता हूँ नया कार्ड अपना, फिर एजेंट, एजेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है लेकिन ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एजेंट, तो इश्यूज रिजोल्यूशन रेट सबसे ज्यादा किसका है, ये ग्रेग का है। तो वो आ गया यहाँ पे। और फिर मुझे लास्ट में ये देखना है कि सबसे ज्यादा टॉक टाइम किसका है। तो सेम कोड उठाओ, न्यू मेजर, पेस्ट करो एजेंट विथ हाईएस्ट टॉक टाइम। यहाँ पर जाना है इशू रिजोल्यूशन रेट हटा के, टोटल टॉक टाइम करना है। यहाँ पर भी टोटल टॉक टाइम, यहाँ पर जाके एजेंट विथ हाईएस्ट टॉक टाइम, जी माया आंसर। यहाँ पर अगर देखोगे टोटल टॉक टाइम हाईएस्ट किसका है, जिम का ही है। मतलब यहाँ पर भी अपना सही आंसर आया। तो अब जो भी हमें डैक्स से करना था, जितने भी हमें चार्ट्स ऐड करने थे, वो सब हो गए ऐड। ठीक है, अभी अपना बचता है सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन का, या फिर इसे थोड़ा बेटर लुकिंग बनाने का काम ही बचता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, हम बाद में स्टार्ट करते हैं फिर इसके आगे का।